Welcome everyone. Today we are going to discuss topic of veterinary analytical biochemistry, detoxification in the body, metabolism of xenobiotics, general reaction for biotransformation of different group of substance, cytochrome P450 systems of enzymes. Let's begin our topic, xenobiotics of analytical biochemistry. Biotransformation. Biotransformation is the process where one substance is changed from one substance is changed from one chemical to another by a chemical reactions within the body. Biotransformation include toxic substance, for example drugs or xenobiotics. Xenobiotics are the substances which are foreign to our bodies. These substances in biotransformation is converted into less harmful substance by liver and excreted out of the body. This process is called as biotransformation, in which toxic xenobiotic substances are converted into less harmful substance by liver and excreted out of body in urine. This is the diagrammatical representation of biotransformation, in which xenobiotic toxic substance undergo phase 1 reactions. Phase 1 reactions include oxidation, reduction and hydrolysis of xenobiotics, and these xenobiotics after phase 1 reaction is converted into metabolites, and these metabolites undergo phase 2 reaction. Phase 2 reaction include conjugation, and after phase 2 reaction these metabolites are converted into conjugated metabolites, and these conjugated metabolites are excreted in urine because they have higher solubility in water, and they being excreted in through our kidney. Other important point to be noted in biotransformation is कि जैसे xenobiotic है, xenobiotic phase 1 रिएक्शन के बाद xenobiotic वो सब्सटेंसेज हैं जो कि लिपोफिलिक है, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं है. फेज 1 रिएक्शन के बाद जो कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस है, ये xenobiotic मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जो ताकि वो यूरिन में एक्सक्रीट हो सके, और उनकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब कि वो जो अपने लिपोफिलिक सब्सटेंसेस थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस में. तो बायोट्रांसफॉर्मेशन के 2-3 चीज़ें ये हो गई कि xenobiotics जो हैं, जैसे ड्रग्स हो गई या फिर कोई भी सब्सटेंस जो फॉरेन है हमारी बॉडी के लिए, वो फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शंस के बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगा थ्रू यूरिन. एक फर्स्ट चीज ये. दूसरी चीज, बायोट्रांसफॉर्मेशन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में काम आएगा, क्योंकि xenobiotics वो सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी से फॉरेन है, तो ड्रग्स भी हमारी बॉडी से फॉरेन है, तो ये प्रोसेस जो पूरा है लंग्स में चलेगा, तो ये प्रोसेस जो पूरा लिवर में चलेगा, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स वो भी लिवर में होगा. इसको बायोट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. लिवर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन. बायोट्रांसफॉर्मेशन जो रिएक्शंस है वो लिवर में होती है. बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जैसे ड्रग्स हो गया या फिर पॉल्यूटेंट्स हो गए या फिर बिलीरुबिन हो गया, स्टीरॉइड्स हो गए, ये कन्वर्ट होते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंस में और मोर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, ताकि वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो सके. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन. जब डिटॉक्सिफिकेशन में क्या है, जो ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं. xenobiotics क्या है? xenobiotics ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हमने एक्सीडेंटली या इंजेस्ट कर लिए हैं या फिर टेकन एज ड्रग्स, और कंपाउंड प्रोड्यूस इन बॉडी बाय बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, ये xenobiotics है. मतलब सब्सटेंस जो हमारी बॉडी से फॉरेन है, जो कि नॉर्मली हमारी बॉडीज में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो चीज़ें xenobiotics है. जैसे स्टीरॉइड्स हो गए, ये एक तरह का ड्रग्स है, तो ये हमने अगर बाहर से लिए, इंजेस्ट किए, या कोई टॉक्सिन हमने बाहर से ले लिया, या फिर हमारी बॉडी में वो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब कि प्रोड्यूस होने लग गए, तो वो सब्सटेंसेस जो फॉरेन है हमारी बॉडी के लिए और हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, वो सारे xenobiotics हैं. अब जो xenobiotics कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया,
एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ऑयल मिक्सचर हो गए, पॉलीमर्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, फूड एडिटिव हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, बिलीरुबिन हो गया, ये सारे क्या है, जीनोबायोटिक्स हैं। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो लिवर में होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स को हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी बोल सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स किस में होता है, ये होता है हमारे लिवर में। लिवर में भी साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज सिस्टम, ये साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज सिस्टम ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ER ऑफ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर, और ये मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलअप्स में आ सकता है कि लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स कहाँ होता है, तो साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज सिस्टम में ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जीनोबायोटिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, फूड एडिटिव्स, अडल्ट्रेंट्स, प्रिजर्वेटिव, ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स, या फिर स्टीरॉइड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिसको हमको बॉडी को एक्सक्रीट करना है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बिलीरुबिन हो गया, या फिर कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे कि हिस्टिडीन है, एक अमीनो एसिड है, इसके डीकार्बोक्सिलेशन के बाद ये हिस्टामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म से ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, इसको हमको यूरिन में एक्सक्रीट करना है, ये हमको यूरिन में एक्सक्रीट करना है, तो इसका पहले डिटॉक्सिफिकेशन होगा किसमें, लिवर में, तो ये भी एक जीनोबायोटिक्स है। अब साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम की क्या क्या इंपॉर्टेंस है बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में, कि एक तो इस साइटोक्रोम P450 में हीम प्रेजेंट होता है, और हीम प्रेजेंट होगा तो मतलब ये इसमें Fe जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइटोक्रोम P450 एंजाइम कहाँ लोकेटेड होता है, ER ऑफ लिवर में, ये एक मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, और ये जो है को एंजाइम, इसके लिए साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम के लिए जो को एंजाइम है वो NADPH है, ठीक है। अब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जो दो फेजेस होती है, फेज 1 और फेज 2। अब फेज 1 में क्या होता है कि फेज 1 रिएक्शंस के बाद हमने देखा था कि जीनोबायोटिक्स जो हैं वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी जैसे जीनोबायोटिक्स मोर टॉक्सिक होते हैं, और जो मेटाबोलाइट्स हैं जो फेज 1 रिएक्शन के बाद बनेंगे वो उनकी डिक्रीज टॉक्सिसिटी होती है, मतलब उनकी अब ये मेटाबोलाइट उसके बाद फेज 2 रिएक्शन में जाएंगे जो कि है कंजुगेशन रिएक्शंस, और उसके बाद इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये लेस टॉक्सिक हो जाएंगे, तो ये किस में एक्सक्रीट हो जाएंगे, यूरिन में। तो कोई भी जो जीनोबायोटिक है वो दो रिएक्शंस में जाता है, फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन में। तो फेज 1 रिएक्शन जो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड विच डिक्रीज टॉक्सिसिटी और डिटॉक्सिफिकेशन। तो फेज 1 में कौन कौन सी रिएक्शन है, 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। और रिएक्शंस हो सकती हैं जो कि हाइड्रोक्सिलेशन और डीएल्काइलेशन, पर हमें ये तीनों ही पढ़नी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। फेज 1 रिएक्शंस क्या करती हैं कि OH ग्रुप, COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देती है हमारे सबस्ट्रेट में, और ये ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे सबस्ट्रेट में, जो कि सबस्ट्रेट पहले जो लिपोफिलिक था वो अब क्या हो जाएगा, अपना हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, और वो यूरिन में सॉल्युबल हो जाएगा, इसलिए फेज 1 रिएक्शन इंपॉर्टेंट। फेज 2 रिएक्शन है कंजुगेशन रिएक्शन। अब फेज 1 रिएक्शन में देखें तो जैसे ये अपना था बेंजीन फेज 1 रिएक्शन ऑक्सीडेशन में गया, तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन हुआ और वो एक अल्कोहल में कन्वर्ट होके जो कि है फिनॉल। उसके बाद फेज 2 रिएक्शन हुआ, सल्फेशन हुआ, उसके बाद वो जो ये फिनॉल है कन्वर्ट हो गया फिनाइल सल्फेट में। ये फिनाइल सल्फेट जो है नॉन टॉक्सिक है और मोर सोल्यूबल है यूरिन में, तो ये हमारी बॉडी से थ्रो यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट अगर फेज 1 की रिएक्शन देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हम कोई ह्यूमन अगर इथाइल अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो वो सबसे पहले लिवर में किस में कन्वर्ट होगी, सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि लिवर के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, लिवर सेल्स के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटर एल्डिहाइड में, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एल्डिहाइड में होता है। और इस अगर ये जैसे अल्कोहल का ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ और NAD जो है NADH में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम चाहिए होगा इस प्रोसेस के लिए, तो वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। उसके बाद जो है एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड में
अपना ऑक्सीडाइज होगा, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होगा वो चाहिए होगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा। और जब ये इसके और इस रिएक्शन के लिए जो कोएंजाइम है वो है NAD। ठीक है, फेज 1 की फर्स्ट रिएक्शंस हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अगर हमारा जीनोबायोटिक जो है या फिर अल्कोहल है, फिनॉल है, तो ये रिएक्शंस जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो फर्स्ट फॉलो करेगा। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शंस, अगर कोई हमारा जो जीनोबायोटिक है, कोई एल्डिहाइड है, कीटोन है, कोई नाइट्रो कंपाउंड है, तो वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस किस में होगा, जैसे अगर अपना नाइट्रोबेंजीन होगा, नाइट्रो कंपाउंड होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अमीन में, एनालीन में। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन जो रिडक्शन रिएक्शन है तो NADPH NADP में ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं ये सारी। ठीक है, तो ये जो है तो अगर जीनोबायोटिक हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है तो वो फेज फर्स्ट की रिडक्शन रिएक्शंस में जाएगा। और फेज फर्स्ट की जो तीसरी रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर ऐड होगा। ठीक है, अब ये है एसिटोनाइड। ये किसमें, इसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इसमें तो COOH हो जाएगा, तो मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में ऊपर वाला, और नीचे वाला जो कंपाउंड है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एनालिन में। ठीक है, तो वाटर को अगर ऐड करेंगे तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये 2 फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो गया। ये रिएक्शंस कौन देंगे, एस्टर्स। अगर कोई जीनोबायोटिक जो हमारा वो एस्टर है, अमीन है, हाइड्रोजीन है, अमाइड्स है, तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देंगे। हमें बस ये याद रखना है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में फेज फर्स्ट में 3 रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। फेज 2 जो रिएक्शंस है, जो कि कंजुगेशंस है, फेज 2 रिएक्शन में क्या हुआ, जो कंजुगेशन मेक द कंपाउंड नॉन टॉक्सिक एंड इजीली एक्सक्रीटेबल। ये जो कंजुगेशन रिएक्शन है इनके भी 2 मोटिव है कि हमारा जो जीनोबायोटिक है वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाए, जो कि टॉक्सिक था, और एक्सक्रीटेबल हो जाए, मतलब हाइड्रोफिलिक हो जाए, ताकि वो यूरिन में एक्सक्रीट हो सके इजीली। ठीक है, जीनोबायोटिक जो है फर्स्ट अंडरगो फेज 1 रिएक्शन, देन दे गो इनटू फेज 2 रिएक्शंस। अब जो कंजुगेशन रिएक्शंस है इसमें कंजुगेटिंग एजेंट कौन कौन से, ग्लूकोनिक एसिड, सल्फेट, सिस्टीन, एसिटिक एसिड, ये 4 जो है ये कंजुगेटिंग एजेंट्स हैं। और इनकी एक्टिव फॉर्म कौन कौन सी है, एक्टिव फॉर्म मतलब ये जो है ये कंपाउंड ही अपना जो जीनोबायोटिक है उसके साथ बाइंड करेगा। UDP, जैसे अगर ग्लूकोरोनिक एसिड की बात करें तो UDP ग्लूकोरोनिक एसिड मतलब UDPGA जो है उसकी एक्टिव फॉर्म है। सल्फेट की बात करें तो PAPS, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। जब कंजुगेटिंग एजेंट सल्फेट होगा तो PAPS सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, फॉस्फो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। सिस्टीन में ग्लूटाथायोन और एसिटिक एसिड की एक्टिव फॉर्म एसिटल कोएंजाइम। ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड में जो हमारी फेज 2 रिएक्शन में अपना कंजुगेटिंग एजेंट होगा वो ग्लूकोरोनिक एसिड होगा। तो किस किस से कौन कौन से कंपाउंड से बाइंड कर सकता है, तो ये फिनॉल, बेंजोइक एसिड, बिलीरुबिन, स्टीरॉइड्स और अमीन, इन सब से बाइंड कर सकता है। इन सब से बाइंड करके ये ग्लूकोरोनिक एसिड बाइंड करके ग्लूकोरोनाइड फॉर्म करेगा, जो कि इजीली एक्सक्रीटेबल होगा यूरिन में। तो UDPGA जब बेंजोइक एसिड से, क्योंकि इसमें बेंजोइक एसिड से भी ये ग्लूकोरोनिक एसिड बाइंड कर सकता है। ग्लूकोरोनिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म है वो UDPGA है, वो बेंजोइक एसिड से बाइंड करेगी ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और क्या बना लेगी, ग्लूकोरिनाइड्स बना लेगी, और जो कि इजीली एक्सक्रीटेबल होंगे। ऐसे ही सल्फेट कंजुगेशन की अगर हम बात करें तो उनकी एक्टिव फॉर्म में PAPS। तो अगर हमारा कंपाउंड अल्कोहल होगा तो ये बाइंड करके जो सब्सटेंस बनाएंगे ये इजीली एक्सक्रीटेबल होगा यूरिन में। फिनॉल के साथ PAPS बाइंड करके फिनाइल सल्फेट बनाएगा। ये सल्फेट कंजुगेशन कौन कौन से कंपाउंड शो कर सकते हैं, तो सल्फेट कंजुगेशन हमारे ROH, स्टीरॉइड्स, इंडोल कंपाउंड्स, फिनॉल, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये सल्फेट कंजुगेशन शो कर सकते हैं। सिस्टीन एंड ग्लूटाथायोन की बात करें तो अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, जो
सिस्टीन और ग्लूटाथायोन है, ये किसके साथ बाइंड करेंगे, इनके लिए सबस्ट्रेट जो चाहिए हमें अल्काइल या फिर एलाइल हैलाइड चाहिए, अल्काइल हैलाइड के साथ ग्लूटाथायोन बाइंड करेगा, ठीक है, GSH ग्लूटाथायोन, ठीक है, ये बाइंड करेगा तो GSR बना लेगा जो कि इजीली एक्सक्रीटेबल है हमारी यूरिन में, ठीक। जो सिस्टीन है, सिस्टीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूटाथायोन, एसिटलाइजेशन एसिटिलेशन ये हम करें तो एसिटिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन होगा सबस्ट्रेट का, और ये सल्फानिमाइड जो ड्रग्स हैं इनके डिटॉक्सिफिकेशन में ये एसिटिलाइजेशन काम आएगा। और अगर हम लास्ट है कंजुगेशन विद ग्लाइसिन, अगर हम बेंजोइक एसिड सबस्ट्रेट को अगर ग्लाइसिन के साथ कंजुगेट करें तो हिप्योरिक एसिड बनाएगा और ये इजीली एक्सक्रीटेबल है यूरिन में। तो जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम फिर एक बार डिस्कस करें तो इसमें क्या हुआ, जीनोबायोटिक थे, जीनोबायोटिक जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के फॉरेन है या फिर हमारी बॉडी में उसका कोई यूज नहीं है या फिर हमारी बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं होते, वो सारे जीनोबायोटिक्स होते हैं। तो फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करें, वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हुए। मेटाबोलाइट या फिर डायरेक्टली एक्सक्रीट हो सकते हैं यूरिन में या फिर वो फेज 2 रिएक्शंस में जा सकते हैं। जब वो फेज 2 रिएक्शंस में जाएंगे तो उनके साथ कंजुगेशन होगा, कंजुगेट्स जुड़ेंगे और वो कंजुगेटेड मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और उनका फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें तो जीनोबायोटिक्स आर मेटाबोलाइज इन द, कहाँ पे मेटाबोलाइज होते हैं, कहाँ पे जीनोबायोटिक्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो लीवर में होता है, एंड समटाइम्स एक्सक्रीटेड डायरेक्टली या फिर अनचेंज डायरेक्ट, मतलब कि फेज 1 के बाद भी वो डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। द मेजर रिएक्शन ऑफ जीनोबायोटिक्स इज हाइड्रोक्सिलेशन एंड कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम मोनोऑक्सीजिनेज, सी साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम, ये मेन एंजाइम है जो कि जीनोबायोटिक्स रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हाइड्रोक्सिलेशन के अलावा कौन कौन सी, हाइड्रोलिसिस हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, और हाईली डैश जीनोबायोटिक्स परसिस्ट इन डैश टिश्यू, जो हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक जो होंगे, जो जीनोबायोटिक्स होंगे वो कौन से टिश्यूज में रहेंगे, जहाँ पे लिपिड सॉल्युबल होगा, मतलब एडिपोज टिश्यू में रहेंगे।